हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये जान लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्डरली जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप मतलब जो है ये लिख ले, चाहे लिख लीजिए सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रुप। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के तरीके को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया था। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग। अरिस्टोटल सबसे पहले क्लासीफाई किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। इन्होंने वैज्ञानिक हमारे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी किसने किया था? अरिस्टोटल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लीनियस ने किया था। इन्होंने क्या किया था? इसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने केवल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उनमें कौन सा क्या किया था? प्लांट्स और हर्ब्स को उनके मॉर्फ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया गया था। हाँ, ये प्लांट्स है, इसमें हर्ब्स और ट्री पाए जाते हैं। वो एनिमल है जो कि क्या पाया जाता है? एनीमिया और इनामिया पाया जाता है। तो मतलब जो ब्लड वो जिसमें रेड ब्लड पाया जाता है, जिसमें ब्लड नहीं होता है, या वाइट ब्लड पाया जाता है। इसके बाद हमारे लीनियस साहब ने किया था। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी और एनिमैलिया। इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आएंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हेकल ने दिया था। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन दे दिया था। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन अभी मैं केवल आप लोगों को ये बताऊंगी इस वाले वीडियो में कि इस वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या आप लोगों को इसमें कवर करना है एक्सटर्नली। इसके बाद फिर हम लोग इंटरनली इसमें एक एक टॉपिक में जाएंगे। तो हम लोग इसके बाद हेकल ने क्या किया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद जाते हैं कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सबसे ज़्यादा मान्य जो क्लासिफिकेशन है, विटकर साहब, आर्यच विटकर। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ये अभी केवल डेमो हल्का मोटो हम लोग बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे। मोनेरा, इन्होंने सबसे पहला फाइव किंगडम क्लास में मोनेरा दिया। फर्स्ट हाफ ऑफ मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन इसके बाद आता है फंजी, इसके बाद आता है प्लांटी, इसके बाद आता है एनिमैलिया। इसके बाद हम सबसे पहले किसको कवर करेंगे? मोनेरा को, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमैलिया पे आएंगे। तो
ये हमारा ये हो गया पूरा किंगडम क्लास। और इसके अंडर में हम लोग बैक्टीरिया कवर करेंगे, पूरा जितने भी तरीके का बैक्टीरिया होता है वो कवर करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम प्रोटिस्टा में जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और जितने भी प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्बायोटिक कैरेक्टर शो करते हैं, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक करते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें प्रोटिस्टा में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है हम लोगों का किंगडम फंजाई के। हम लोग फंजाई के बारे में, फंजाई आप लोग जानते हो, जो आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग फ्रिज में ब्रेड रख देते हैं या रोटी रख देते हैं, अजीब सा हो जाता है, अजीब सी बदबू देने लगती है और ऊपर एक ऐसे फफूंद की तरह वाइट वाइट दिखता है, उसी को फंजाई कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्लांटी पे आएंगे, प्लांटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देन एनिमैलिया पे आएंगे। तो ये हम लोग ये इस वाले पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, यही इतना हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैसे किया गया है, कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट हुआ है, अरिस्टोटल ने कैसे किया है, लीनियस साहब ने कैसे किया है, हैकल ने कैसे किया है, कोपलैंड ने कैसे किया, आर.एच. व्हिटकर ने कैसे किया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डिफिनीशन तो आप लोगों ने देख ली। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रुप इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केवल मॉर्फोलॉजी बेस्ड पे इन्होंने क्या किया था, सिंपली मॉर्फोलॉजी बेस्ड पे इन्होंने क्या किया था, केवल मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड पे अपना क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया था। अब आप लोग सोच रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड पे कैसे किया था। जैसे सबसे पहले इन्होंने प्लांट को देखा और इसके बाद एनिमल्स को देखा। प्लांट्स में इसके बाद क्या किया, प्लांट्स को देखा, फिर एनिमल्स को देखा। इन्होंने प्लांट्स को किसमें कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए हर्ब्स, घासें, सर्ब्स, झाड़ियाँ, इसके बाद ट्री, इसके बाद हमारा आता है एनिमल। एनिमल में इन्होंने क्या किया था, एनिमलिया में इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला आता है हमारा एनिमा। पहला इन्होंने क्या किया था, एनिमल को उनके ब्लड के हिसाब से, जिनका रेड ब्लड है और जिनका ब्लड है ही नहीं, उसके आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था इनैमा एंड एनाइमा। क्या किया था, इनैमा एंड एनाइमा। एनाइमा एज ये जो है, इनैमा जो होता है ये रेड ब्लड ग्रुप ऑर्गेनिज्म, ये जो होता है ब्लडलेस और कलरलेस। जिनके ब्लड में कोई कलर नहीं शो होता, कोई हिपैरिन नामक कोई भी वो कलर प्रोवाइडिंग, जैसे हीमोग्लोबिन हमारे में पाया जाता है कलर के लिए, वैसे इन कुछ में हीमोलिम्फ होता है जो कि वाइट वाइट होता है, कोई भी कलर नहीं शो करता। उसी तरीके से उन ऑर्गेनिज्म के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इनैमा और एनाइमा में 2 में डिवाइड किया था। ये इनका वो बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हुआ क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमारे लीनियस साहब ने क्या किया, इधर देख लेते हैं हम। हमारा इसके बाद सेकंड जो है क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। लीनियस ने क्या दिया था, लीनियस ने कहा, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ज़्यादा मान्य नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना व्यू दिया जो कि कुछ हद तक मान्य था। जैसे कि
टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या दिया था, जैसे प्लांटी और एनिमैलिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बट इन्होंने डजंट डिस्क्राइब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में भी कुछ नहीं बोला। डजंट डिस्क्राइब अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेलुलर, इसके बारे में भी इन्होंने कोई अपना व्यू नहीं दिया था। इसके बाद आ जाते हैं, इन्होंने एक चीज़ और नहीं किया था, वो है कि इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में भी अपना कोई व्यू नहीं दिया था कि कौन से फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, एनिमल या प्लांट्स, कौन से फोटोसिंथेसाइज से अपना भोजन बनाते हैं और कौन सा फोटोसिंथेसिस के अलावा वो डिपेंडेंस होते हैं किसी दूसरे के पर फूड के लिए। ये इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। फोटोसिंथेसिस, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको हट जाइए, यहाँ पे लिखिएगा डजंट डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। इन्होंने इन सब के बारे में कोई भी अपना व्यू नहीं दिया, डायरेक्ट कह दिया कि टू टाइप के किंगडम होते हैं, प्लांटी और एनिमैलिया, यही होते हैं, बाकी नहीं होते। इसके बाद हमारे हेक्कल साहब ने दिया था, इन्होंने क्या दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद धीरे धीरे ये क्लासिफिकेशन का जो वो मामला था वो बढ़ता गया था। इन्होंने क्या किया, थ्री क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, क्या किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिनमें से पहला था इन्होंने प्लांटी, प्रोटिस्टा। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहले प्रोटिस्ट को किसने डिफाइन किया था, तो टर्म किसने यूज किया था, तो हेकल साहब ने ही हमारे प्रोटिस्ट को पहली बार यूज किया था। इन्होंने प्रोटिस्टा वर्ड इसमें अपने क्लासिफिकेशन में पहली बार यूज किया था। इसके बाद, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने, सबने दो 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 का दिया है, पहली बार इन्होंने ही यूज किया था प्रोटिस्टा। इसके बाद एनिमैलिया, हेकल ने। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 4 नंबर के साइंटिस्ट पे, जिनका नाम है कोपलैंड। ये क्या किए, एक कहे नहीं, केवल 3 नहीं होते किंगडम, 4 किंगडम होते हैं। कोपलैंड, इन्होंने कहा नहीं, ये होते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया, जिसमें से फर्स्ट हो गया आपका, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग पहला मोनेरा पहली बार नाम दिया। कोपलैंड ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया मोनेरा। मोनेरा किस कोई किंगडम होता है, ये पहली बार कोपलैंड ने रिप्रेजेंट किया। इसके बाद फिर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, इसके बाद फिर प्लांटी, एनिमैलिया। ये हमारे साइंटिस्ट हो गए शुरू से लेकर, लिनियस, हेकल, इसके बाद कोपलैंड। इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आज तक मान्य है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में। आर्यच, वेटगर, इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया था, 1969 में इन्होंने पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद इन्होंने जो सबसे पहले क्या डिफाइन किया था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। इन्होंने 5 कौन कौन से डिफाइन किए थे ये लिख लीजिए आप लोग पहले। क्या था, मोनेरा पहला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तो 4 ही मैंने लाइन बनाई है, चलो, प्लांटी और क्या था, एनिमैलिया। ये इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किस ईयर में ये पूछा गया है, 1969 में दिया था। और ये इन्होंने किस बेस पे, किस क्राइटेरिया बेस पे दिया था, इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, इनका क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले इन्होंने जो क्राइटेरिया देखा था, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, इसके बाद रिप्रोडक्शन देखा, फोटोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिलेटिव है। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले इन्होंने देखा था सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद इन्होंने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इन्होंने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस पे हुआ था, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव बेस पे भी इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट। इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वन फाइला दूसरे फाइला से कैसे रिप्रेजेंट है और एक फाइला दूसरे फाइला से कैसे जेनेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बेस पर भी फाइलोजेनेटिक एक्सटर्नली बेस पे भी इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन अपना प्रस्तुत किया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इन्होंने क्या किया था, एक चीज़ इन्होंने मिस कर दी थी क्लासिफिकेशन करने से, उसके बारे में इन्होंने कोई भी अपना व्यू नहीं दिया और किसी भी उसके किंगडम में नहीं डाला। वो है, नोट पॉइंट में आप लोग करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट क्या था, वायरस था। वायरस के बारे में इन्होंने कोई किंगडम नहीं दिया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया और इन्होंने कोई अपना व्यू नहीं दिया वायरस के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं मोनेरा पर। सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा मोनेरा पर, ये जो मोनेरा किंगडम है, ये किससे होता है, ये किससे कंसिस्ट होता है, ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है, ओनली प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया है। दूसरा इसका कैरेक्टर क्या होता है, इसका सेल, इसकी जो सेल वॉल होती है मोनेरा किंगडम के एनिमल्स की, वो कैसी होती है। मोनेरा किंगडम के एनिमल्स की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलिक होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब होता है ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है प्लस अमीनो एसिड के मिलकर बना होता है। किससे, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा सेलवाल। सेलवाल जो होती है नॉन सेलुलोजिक होती है। इसके बाद हम आते हैं, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है मोनेरा में, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
मोनेरा किंगडम के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोनेरा किंगडम का ऑर्गेनिज्म का जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है सेलुलर होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों का सेलुलर होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोनेरा किंगडम के एनिमल्स होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक, पहले लिख लीजिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप जानते होंगे, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना अपना जो फूड होता है वो स्वयं से बना लेते हैं, उनमें फूड वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से वो सन के माध्यम से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ के साथ साथ कुछ इसमें से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सम होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, सम पैरासिटिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों टाइप के पाए जाते हैं। हेट्रो में जो होता है पैरासिटिक, और इसमें सेप्रोफिटिक, दोनों तरीके के पाए जाते हैं। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक हेटरोट्रॉप्स में पाए जाते हैं, और ऑटोट्रॉप्स में कीमोसिंथेसिस, जो केमिकल और मटेरियल्स के थ्रू अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पैरासिटिक मतलब जो अपने भोजन के लिए डिपेंड्स होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, डिपेंड्स ऑन अनदर। और सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेट्स मटेरियल्स का डेथ और डिकेट्स मटेरियल से अपना भोजन बना लेते हैं और उन्हें डिग्रेडेड कर लेते हैं इन इन्वायरमेंट। वो क्या करती हैं, वो जैसे हमारा कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जाके वो पूरी तरीके से उस बॉडी को ख़त्म कर देते खा के, उसे कहते हैं सेप्रोफिटिक। जैसे हमारा गिद्ध होता है, आपने देखा होगा गिद्ध क्या करता है, वो सेप्रोफिटिक होता है। वो क्या करते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, वो कंज्यूम कर लेता है। उसी कारण उसी तरीके से सेप्रोफिटिक नेचर के कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉरी वायरस नहीं होते, इसमें मोनेरा में नहीं है वायरस, मैं उसके लिए सॉरी, लेकिन वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कि ये जो मोनेरा किंगडम जो होता है हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, किंगडम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू टू ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया और दूसरा जो होता है यू बैक्टीरिया, टू ग्रुप्स। जो हमारा मोनेरा होता है टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है, पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, आर्की का मतलब ही हुआ पुरानी, ओल्ड, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिकल, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो ये क्या हो गया, एंशियंट, क्या हो गया, एंशियंट। बैक्टीरिया आप जानते हो, बैक्टीरिया होगा। देन आते हैं हम यू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या हुआ, ट्रू, यू का मतलब क्या हुआ, ट्रू, और बैक्टीरिया सेम बैक्टीरिया। तो जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है वो फर्दर डिवाइड होता है। यू बैक्टीरिया जो होता है हमारा वो फर्दर डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है दो में, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया।
और जो हमारा आर्कियोबैक्टीरिया है वो डिवाइड होता है तीन में। वो कितने में डिवाइड होता है? 3 में। इसको नीचे कर लेते हैं। वो डिवाइड होता है 1, 2 और 3। वो डिवाइड होता है हमारा आर्किबैक्टीरिया जो होता है, आर्किबैक्टीरिया वो 3 में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा अकॉर्डिंग टू हैबिटॉट, उनके निवास स्थान के आधार पे हम लोग आर्किबैक्टीरिया को किस में डिवाइड करते हैं? 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होगा मेथेनोजन। सबसे पहले हो गया हमारा मेथेनोजन। मेथेनोजन के बाद हम लोगों का दूसरा हो गया हेलोफाइल्स। दूसरा होगा हमारा हेलोफाइल्स। इसके बाद थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब जो हमारा आर्किबैक्टीरिया होता है वो उसके हैबिटेट के आधार पे उसे कितने में डिवाइड किया गया है? 3 में। मेथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। और जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है उसे किस में डिवाइड किया गया है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्किबैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आर्किबैक्टीरिया के बारे में। क्या होता है आर्किबैक्टीरिया? क्या होता है आर्किबैक्टीरिया? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आर्किबैक्टीरिया होता क्या है। आर्किबैक्टीरिया को जो होता है इसे मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कहते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब बहुत ही छोटे और बहुत ही लेस डेवलप्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं आर्किबैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जहाँ कि हम लोग थिंक भी नहीं कर सकते, वहाँ पर भी ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसी एरिया में ये रहते हैं जहाँ की साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि हाँ यहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए, लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि हाँ आर्किबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। तो आर्किबैक्टीरिया में ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स है। मोस्ट प्रिमिटिव कैरियोट है। अकॉर्डिंग टू इनके हैबिटेट के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इनका जो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं सर? मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। ये मैंने आप लोगों को यहाँ से पहले ही बता दिया है। इसके बाद फिर हम आते हैं सबसे पहले मेथेनोजन। मेथेनोजन क्या होता है? ये एक प्रकार के ऑब्लिगेट एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। क्या होता है इनमें? रिस्पायरेशन कैसा होता है? ऑब्लिगेट एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। इनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और ये जो होते हैं मोस्टली पाए जाते हैं गट्स ऑफ बफेलो। ये मोस्टली पाए जाते हैं गट्स ऑफ बफेलो, काउज के गट्स में पाए। कभी कभी आप लोग देखो गाय भैंसे जो होती है वो हमेशा अपने मुंह को ऐसे राउंड करती रहती है, हमेशा मैस्टिकेट करती रहती है, हमेशा ऐसे अपनी फूड्स को मैस्टिकेट करती रहती है। उनके मुंह में जो होता है वो मेथेनोजन नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसके कारण वो मेथेन जो होता है उनके पास जाओ तो एक अजीब सी महक आती रहती है उनके मुंह से। वो मेथेन की महक होती है, क्योंकि उनमें मेथेनोजन बैक्टीरिया के कारण वो मेथेन सिक्रीट करते हैं। और उनके जो बायोगैस फॉर्म भी होता है प्रोडक्ट का, उससे भी मेथेन का फॉर्मेशन होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मेथेन फॉर्मेशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। बायोगैस, मीथेन को कौन सी गैस कहते हैं? बायोगैस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, हमारा दूसरा है, हमने मेथनोजन के बारे में पढ़ा। अब हम आ जाते हैं हैलोफाइल्स। दिख रहा है आप लोगों को? हैलोफाइल्स। हैलो का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, मोस्ट साल्टेड एरिया, साल्टी एरिया, साल्टी एरिया। हैलोफाइल्स का मतलब होता है कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। सॉल्ट लविंग मतलब जहाँ एक्सट्रीम जो होता है, ओशियन जो होता है वो साल्टी होता है, उसे उस एरिया में क्या कहते हैं, ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए इन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। और ये जो होते हैं क्या करते हैं? ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव करते हैं। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, सॉरी ब्रैकिश वाटर में, जैसे ओशियन हो गया, ओशियन वगैरह में जो होता है ये सरवाइव कर जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है दिख रहा है आप लोगों को, थर्मो एसिडोफिल्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। सल्फर स्प्रिंग मतलब जहाँ पर सल्फर मटेरियल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये उस एरिया में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पहले आप लोग लिख लीजिए, सल्फर स्प्रिंग एरिया। जहाँ पे सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में ये थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। और ये जो यू बैक्टीरिया होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो जो होती है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल वॉल ये जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन जब होती है तो ये क्या होता है, एक स्पोर में चेंज होते जाते हैं राउंड्स में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, जिससे कि इनकी बॉडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन का। इसलिए ये क्या करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो होता है वो अब्सेंट होता है। सेल वॉल में इनके पेप्टाइडो ग्लाइकेन जो होता है अब्सेंट होता है, जिसके कारण ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ये सरवाइव कर सकते हैं। और जो कि आप लोग देख चुके हैं कि ये तीनों टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों का टॉपिक है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इन सारे बैक्टीरिया का जितने मैंने हैलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, मेथनोजन, इसके बारे में आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताओगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि सॉल्टी एरिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं, स्प्रिंग एरिया में, सल्फर स्प्रिंग एरिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं, कौन से एरिया है कि जो मेथेन यानी बफेलो के गट्स में पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेथेन सिक्रीशन करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। और यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय बाय।